हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो बेटा, आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 ये पढ़ाऊँगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा फॉर श्योर। तो बेटा, लाइफ प्रोसेस क्या है? ठीक है, एज यू नो बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना बेटे। हमारे साइंस की 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग बोले तो जीवित, ठीक है, जो जीवित है, जो गतिशील है, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तो बेटा, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उसको लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, आप ये चैप्टर पढ़ तो रहे हो बट इसका मतलब क्या है, तो बेटा लाइफ प्रोसेस, दीज आर दोज फंडामेंटल प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। कॉपी पेन निकालेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सुनिए ध्यान से। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस, आई थिंक प्रोसेसेस ना, कि एक प्रोसेस थोड़ी है, बहुत सारी है, दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। ठीक है जी। तो बेटे, इस चैप्टर में हम उन फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आपसे कोई पूछता है, आपने बायोलॉजी स्टडी की है, चलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए। आप कैसे बताएंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? तो आप क्या क्या बोलते हो जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले पाता है। तो बेटे, ये जितनी भी प्रोसेस आप नोटिस कर रहे हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारी बेसिक प्रोसेस को हमने क्या बोला है? लाइफ प्रोसेस बोला है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़नी है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपसे किसी ने कहा जी जीने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी के लिए आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, है ना? इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन साथ के साथ लिखिएगा बेटा। लाइफ प्रोसेस, तो हमने क्या कहा? हमें अपनी रोटी के लिए, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मूवमेंट। ठीक है, हमने मूवमेंट किया, हमको खाना मिला, न्यूट्रिशन। ठीक है जी। फिर इस खाने का हम यूज़ भी तो करेंगे, हमारी बॉडी यूज़ करेगी ना उस खाने का। क्या यूज़ है खाने का? खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है जी। तो बेटा, खाने से एनर्जी कैसे आएगी? हाउ? कभी तुमने सोचा है कि जो आप रिस्पायर करते हो, मतलब सांस लेते हो, हम कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो तुमने कभी सोचा ऑक्सीजन का बॉडी में यूज़ किया है? आज बताते हैं आपको। जब हमने खाना खाया, ठीक है, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब जो आपने रोटी चावल खाया, उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं बेटा, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद अब हमें उस फूड से एनर्जी निकालनी है, तो फूड को तोड़ना पड़ेगा। तो बेटा, उस फूड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे ना, बताइए ऑक्सीजन का क्या यूज़ है बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटे रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है जी,
रेस्पिरेशन सिंपली बच्चा ये बोल देता कि रेस्पिरेशन का मतलब है हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, दैट इज रेस्पिरेशन। बट बेटा हमारी बॉडी ने उस ऑक्सीजन का किया क्या? हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन का यूज करेगी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, C6H12 इसको तोड़ने के लिए, ठीक है जी। और इससे रिलीज होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिलीज होगा? बहुत सारी एनर्जी, ठीक है जी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस छोड़ते वक्त अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सीक्वेंस में चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या बताई है मैंने? मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा क्या बताया है? रेस्पिरेशन। अब ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन, इसको फूड तक कौन लेके आया है? ठीक है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है हमारा? डाइजेशन हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही नहीं, हमारी बक्कल कैविटी में भी हो रहा है, बट ये कंप्लीट कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना जी। तो वहाँ से CO2 को लंग्स तक ले जाने के लिए कोई चाहिए, है ना। वहाँ से फूड को पूरी बॉडी तक ले जाने के लिए कोई चाहिए। कौन लेके जाएगा? ब्लड। कौन लेके जाएगा बेटे? ब्लड लेके जाएगा। ब्लड क्या करेगा? इस फूड को, हमारी गैसेस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट हम। ट्रांसपोर्टेशन बोल लो या फिर सर्कुलेशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हमारी बॉडी इतनी बड़ी मशीन है, तो बेटा कोई भी फैक्ट्री लगाओगे, कुछ भी करोगे तो गंदगी तो फैलेगी ना, वेस्ट मटेरियल तो रिलीज़ होंगे ना। हमारी बॉडी मशीन ही तो है ना। हम खाना खा रहे हैं, बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूज़ कर रही है हमारी बॉडी, है ना। तो इस दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटे एक्सक्रीशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हमने इन पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है हमारा, उनमें हमने इन प्रोसेस पे कंसंट्रेट करना है। पहले हम मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बेटे इनके अलावा भी और भी बहुत सारी हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे कि आप लगा लीजिए रिप्रोडक्शन, है ना जी। रिप्रोडक्शन आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ा भी है इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या है। हम अपने से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, है ना जी। हमें अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, अपना वंश आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और कोई इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ध्यान में आ रही हो? ग्रोथ, ऑफकोर्स ग्रोथ, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बेटा ये जितनी भी प्रोसेस हैं, इन सब का प्रिंसिपल कौन है? इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन, समझे। हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है भाई, हमारे हार्ट को बोल रहा है तुम फटाफट से एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रेन ने कमांड किया भाई ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी अपना मसल्स तक भेजो। तो बेटा इन सब की कमांड, इन सब का कंट्रोल हमारा किसके पास है? ब्रेन के पास है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो आप कहोगे हम इनको क्यों नहीं पढ़ेंगे? बेटा हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे चैप्टर में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अलग से चैप्टर है और रिप्रोडक्शन का अलग से चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम मेन इन प्रोसेस को, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है जी।
तो एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने अभी तक क्या बताया आपको। मैंने बोला है लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस का मतलब है बेटे, दीज आर दोज फंडामेंटल प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो फंडामेंटल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो मैंने आपको शुरू से बताया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कीजिएगा या एक जगह रह के मूवमेंट कीजिएगा, ठीक है। वो बेटा किसी फूड को कलेक्ट करने के लिए भी हो सकता है, अपने डिफेंस में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए मूवमेंट हो सकता है। तो मूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। उसके बाद मैंने बताया है न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। तो इसमें न्यूट्रिशन में हम सारा वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस फूड से हमें एनर्जी निकालनी है कि नहीं निकालनी है? एनर्जी कैसे निकाल पाओगे? जब ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्पायर करना पड़ेगा आपको, तो रेस्पिरेशन। फिर मैंने बताया है आपको कि जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं इनको हमें सेल्स तक लेके जाना है, टिश्यू तक लेके जाना है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो उसके लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। और फिर मैंने लास्ट आपको बताया है कि इन इस सारी प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो लास्ट प्रोसेस होगी हमारी एक्सक्रीशन, ठीक है। बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर हमें अलग से पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। नोट करिएगा साथ के साथ। तो अपने एनसीईआरटी में मूवमेंट का एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्या है बेटा? मूवमेंट कोई भी हलचल है बॉडी में, ठीक है। आप एक जगह खड़े हो, आप बोल रहे हो, ठीक है। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो एक जगह खड़े होके, दैट इज़ मूवमेंट। आप चल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट, ठीक है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो उसको हम लोकोमोशन बोल देते हैं। जब आप खड़े खड़े एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसको हम सिंपल मूवमेंट बोलेंगे। समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अगर ये आदमी खड़े खड़े डांस कर रहा है ना, मूव कर रहा है, दैट इज़ सिंपली मूवमेंट, ठीक है। बट अगर ये आदमी इधर उधर चल फिर के डांस कर रहा है, एक जगह नहीं टिक रहा है, मूवमेंट है इसमें भी, बट उसके लिए हम एक और अच्छी टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज़ लोकोमोशन। तो मूवमेंट का क्या रोल है बताइए हमें, कि सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, दैट इज़ मूवमेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके पीछे कुत्ता लगा है, आप दौड़ रहे हो, बहुत ज़रूरी है, अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है मूवमेंट, है ना। और कहाँ ज़रूरी है यार मूवमेंट? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कह रहे हो कि मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये प्लांट्स तो मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे हम तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आराम से बोल भी सकते हैं, एक जगह खड़े खड़े अपना मूवमेंट कर सकते हैं, प्लांट क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्या प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है? क्या प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है? बेटा प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। कैसे होती है अभी बताती हूँ, देखिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर जो ये पत्तियाँ होती है, ये पत्तियाँ हैं, जो इसका स्टेम वाला पार्ट है, जो इसका ये लीव्स वाला पार्ट है ना, एक प्लांट के 2 पार्ट होते हैं ना बेटे, एक तो होता है शूट और एक होता है हमारा रूट, ठीक है, शूट एंड रूट। तो बेटा जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा सन की डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में, ठीक है। जो प्लांट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में पड़ता है? जहाँ से वहाँ पे लाइट पड़ती है। रूट्स कहाँ से कैसे ग्रो करती है? रूट्स ग्रो करती है नीचे की साइड से, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ये मूवमेंट नहीं तो और क्या है? क्या बोला मैंने? सुनो, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट
टुवार्ड्स द सनलाइट, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवार्ड्स द सनलाइट। ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो बोले तो लाइट, लाइट के टुवार्ड ग्रोथ हो रही है प्लांट की, इसके शूट वाले पोर्शन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। वहीं जो हमारी रूट्स हैं, रूट्स दे आर ग्रोइंग टुवार्ड्स द ग्रेविटी। क्या बोला मैंने, सुनो, रूट्स आर मूविंग टुवार्ड्स द ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ ना, जियोट्रॉपिज्म, स्पेलिंग जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो कौन कहता है प्लांट मूव नहीं करते, देखा तुमने, प्लांट मूव कर रहे हैं ना, आज के बाद ये बात मत बोलना। ठीक है, और कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे प्लांट मूवमेंट शो करता है। अच्छा, तुमने ना बचपन में ना वो छुई मुई प्लांट देखा होगा, हैं, नाम पहली बार सुन रहे हो तो मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, आई होप समझ में आ जाए तुम्हें। हैं, देखो, तुमने ना वो इस तरह का कोई प्लांट देखा होगा, हैं, और हम ऐसे जानबूझ के नहीं करते थे, उसको ऐसे टच कर देते थे और वैसे फोल्ड हो जाती थी और फिर हम उसको ऐसे खींच के ले आते थे, है ना। चलो आसपास मिल जाएगा, पूछना किसी से। तो बेटा ये जो प्लांट है इसको आप टच करोगे ना, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा, इस तरह से उसकी पत्तियां ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। इसको टच किया, इसने क्या मूवमेंट की, बेंड हो गया, ये मुरझा गया। ठीक है, इस प्लांट का नाम है, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना मुझे टच मत करो मैं मुरझा जाऊंगा, है, तो इसका नाम यही रख दिया है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, एक और इसका साइंटिफिक नेम पढ़ लेते हैं, मिमोसा पेड्यूका, याद रखिएगा इस नाम को। ठीक है, छुई मुई भी बोल देते हैं, छुई मुई हुआ ना, छुई मुई है, क्या टच किया ज़रा सा तभी मुरझा गया, छुई मुई यही एक तरह का, है ना। तो किसने कहा प्लांट मूव नहीं करते हैं, भाई प्लांट ज़रूर मूव करते हैं, दे डू नॉट शो लोकोमोशन, मतलब हमारी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, बट बेटा उनके अंदर मूवमेंट होती है। हमारी भी तो हाइट बढ़ती है, हाँ मेरी थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, तो बेटा प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। तो आज के बाद इन टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो है कौन कौन से मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट शो फोटोट्रॉपिज्म, प्लांट शो जियोट्रॉपिज्म, देन देयर आर सम छुई मुई प्लांट, है ना, कॉल्ड टच मी नॉट और मिमोसा पेडुका, दैट आर वेरी सेंसिटिव टू टच। ओके, दे जस्ट फोल्ड व्हेन एवर यू टच दैट प्लांट। ठीक है, तो ये हमने प्लांट का यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है, कि प्लांट के अंदर कैसे मूवमेंट होती है। तो बेटे ये जो मूवमेंट है ना, ये हमारे लिए विजिबल है ना, हम देख सकते हैं कि देखो वो डांस कर रहा है, देखो वो चल रहा है वहाँ पे, देखो प्लांट इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया है ना, तो ये मूवमेंट हमें विजिबल है। अब कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो हमारे लिए विजिबल नहीं होती है, बट वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब मैंने कहा कि भाई हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, ये मूवमेंट ही तो है, बट दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठते हो, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठा करो बेटे, साथ के साथ रीड किया करो, साथ के साथ लिखा करो, जो पढ़ाया है सब याद होगा। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरा मानना ये है ना। हाँ, बायोलॉजी में लर्न करने वाली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट बेटा कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सब याद होगा आपको। ठीक है, चलिए, हाँ, तो हम किन मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सम
माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट का मतलब बेटा द मूवमेंट दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, हम जिन मूवमेंट्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो हमारे सेल में कितनी हलचल हो रही है भाई, ये जैसे हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ऑक्सीजन आई ना, और ग्लूकोज तो यहाँ पे थी, डाइजेशन से हमने ग्लूकोज बना ही लिया है। इस ग्लूकोज को इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, तोड़ दिया है। किसके अंदर होगी ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज को तोड़ के वहाँ से क्या रिलीज़ करवाएगा, CO2। फिर इस CO2 को दोबारा कौन लेके जाएगा, हमारी ब्लड वेसल्स लेके जाएंगी, वीन्स लेके जाएंगी, समझे। ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज को तोड़ा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, बहुत सारी एनर्जी मिली हमें, है ना, बहुत सारी यहाँ पे ATP जनरेट हुआ, ठीक है। बट साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हुई, उसको हम लेके गए हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक, ताकि हम उसको एक्सपायर कर सके। तो बेटा ये जो हलचल हो रही है यहाँ पे, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट दैट आर नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आई। कभी देखे हो ग्लूकोज को टूटते हैं हमारी बॉडी में, चलो आज तो मैं इंटेस्टाइन को खोल के देखता हूँ इसमें ग्लूकोज कैसे टूट रही है, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। सो दीज आर इनविजिबल मूवमेंट बट वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना। ये जो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है ये मेटाबॉलिज्म, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये जो हलचल है ये क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। चलिए, तो हमने मूवमेंट को समझ लिया है, मूवमेंट क्या होती है, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मूवमेंट हमें विजिबल है, कुछ मूवमेंट हमें विजिबल नहीं है, बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये जितनी भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रोटी, है ना। कहा ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी इज़ द प्रायोरिटी। रोटी नहीं होगी तो कैसे जियोगे, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे मकान मिलेगा, है ना। रोटी चाहिए हमें। तो हम शुरुआत करेंगे रोटी से, हमारे न्यूट्रिशन से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, दैट इज़ न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी का पोषण, न्यूट्रिशन, फूड, ओके। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। व्हाट इज न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन of body to meet various requirements। ओह क्या हो गया ये, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, अरे बॉडी, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड to meet various requirement of our body। रिक्वायरमेंट बोले तो हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जितनी भी प्रोसेस है उन सब के लिए, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू मीट द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। वेरियस रिक्वायरमेंट, वेरियस डिमांड, देख लेना यार इंग्लिश का थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे बेटे हम, ठीक है। न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं।
तो ये बात तो मेरे बच्चों को 4th 5th क्लास से पता है कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बचपन से पढ़ते हैं ना, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे हम, सब समझ में आएगा, देखना तुम। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, इतना इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना खाना खुद से बनाएगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे बेटा ये, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसका वो देख लेंगे, चार्ट बना लेते हैं, रफली से एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आता है हमारा? फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। मेरे बच्चों ने फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा बट कीमो नहीं सुना होगा, कुछ बच्चों ने, ना, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे क्या होता है कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और से ले रहा है, ठीक है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म depend on other organisms for their food, ठीक है। इसके भी टाइप पढ़ेंगे हम, इसके टाइप क्या क्या हैं? इसके टाइप है बेटा पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। ये जितने भयंकर नाम तुम्हें सुनने में लग रहे हैं ना, उतने ही इजी है ये, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। तुम कहोगे इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है हमारे। तो मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि जो आप बात कर रहे हो ना न्यूट्रिशन, जो हमें खाना लेना है, अब वो खाना अगर हम खुद से बना सकते हैं तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। बट अगर हम किसी और पे डिपेंड है, जैसे हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एनिमल पे डिपेंडेंट है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे बेटे? हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के मैंने 2 पार्ट बता दिए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, एंड हेटेरोट्रॉफिक के भी मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो मैं सबसे पहले मेरे बच्चों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ, फोटोसिंथेसिस, ओके। आई होप साथ के साथ नोट कर रहे हो आप लोग। फोटोसिंथेसिस, तो क्या मतलब है बेटे फोटोसिंथेसिस का? फोटो का मतलब क्या है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या है? प्रिपरेशन। कि लाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट की हेल्प से जब ये लोग फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। या फिर हम ये कह देते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या बोला मैंने? फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग solar energy by converting it into chemical energy। अरे कौन से केमिकल की बात कर रहे हैं भाई? ये हमारे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, स्टार्च की बात कर रहे हैं, ये हमारे स्टार्च की बात कर रहे हैं, हमारे खाने की बात कर रहे हैं। स्टार्च होता है ना, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब
इनमें कार्बन के बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो इसको क्या किया, लाइट एनर्जी को, जो छोटे छोटे फोटोन्स थे, लाइट के छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, लाइट के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, उनको फोटोन बोल देते हैं। तो उस फोटोन एनर्जी को सोलर एनर्जी को इन्होंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि जब ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बना रहा है, अपनी स्टार्च सिंथेसाइज कर रहा है, अपनी केमिकल एनर्जी बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पढ़ने हैं, कहाँ होता है, लोकेशन, उस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटे। ठीक है, फिर इसकी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख लें, क्या क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होगे ना, पौधे सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आए होंगे। और मैं बता सकती हूँ 90% बच्चे अभी भी ऐसा है जो ये सोचते हैं कि जो पौधे होते हैं वो सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही सोचते हैं ना बेटा जी, ऐसा नहीं होता है। पौधे भी हमारी तरह रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझे क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि पौधे हमारी तरह रेस्पिरेशन के टाइम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जिस प्रोसेस की आप लोग बात करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? मैंने क्या बोला है बेटा, प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन के दौरान हमारी तरह ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस है, उसमें दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दोनों में फ़र्क है बेटा। तो आज के बाद मेरे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। कभी तुम आसपास अपने छोटे बच्चों को ये पढ़ाओ कि पौधे सांस लेते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। सांस नहीं लेते बेटा, वो इससे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो मैं इक्वेशन लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो किसका यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसका यूज़ करेंगे? पानी का। पानी से ही सब चीज़ है भाई, पानी तो मस्ट है। वाटर का। ठीक है, इससे क्या बना लेंगे? अपना फूड बना लेंगे। बोलिए क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे बेटे? ग्लूकोज। फॉर्मूला तो मेरे बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो जान लो, C6H12O6 है ना। और यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ी अमाउंट में वाटर। ठीक है, बैलेंस हो गई है आई थिंक। नहीं होगी तो कर लेना भाई, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो खुद भी करोगे ना, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं। तो CO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल गया मैं यहाँ पे। सनलाइट कौन लिखेगा? सनलाइट। ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तुम्हें क्या लगता है इसको ऐसी एनर्जी मिल जाएगी? लो जी, आज तुम खाना बनाते, खाना बनाने के लिए फ्यूल तो चाहिएगा, गैस तो जलाते हो कि नहीं? तो इसको भी खाना बनाना है, कहाँ से मिलेगा? इसका फ्यूल कहाँ से आ रहा है? इसका फ्यूल कहाँ से आ रहा है? बोलिए। इसका फ्यूल आ रहा है सन से। ठीक है जी, इसका जो फ्यूल है वो कौन है? सन है बेटे। सन की हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से ये सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, देखिए क्या हुआ इसमें। मेरे बच्चे इस पूरी इक्वेशन से ना सारा फोटोसिंथेसिस समझ लेंगे। देखो, फिर तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी। ये CO2 है, ये वाटर है ना। अब तुम कह रहे हो इस सनलाइट ने क्या किया भाई ऐसा? तुमने कहा एनर्जी दी। एनर्जी दी
कैसे, मतलब एग्जैक्टली बताओ किया क्या है इसने। बेटा सोलर एनर्जी को यहाँ पे एंट्रैप करने के लिए, जकड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना, और वो कौन होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, इस सोलर एनर्जी को एंट्रैप कौन करता है बेटा? इस सोलर एनर्जी को जकड़ता कौन है? क्लोरोफिल पिगमेंट जकड़ता है। उसने पकड़ लिया, उसने जाके ये एनर्जी दे दी प्लांट को। लो भाई अब तुम इसका कुछ भी करो, मेरा काम था सोलर एनर्जी को लेके आना, मैं लेके आ गया हूँ, सौंप दिए प्लांट को। तो बेटा क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पता ही है क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ये तो कोई भी बता देगा। तो क्लोरोफिल कहाँ है? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, उसकी पत्तियाँ है ना, वहाँ पे क्लोरोफिल है। तो आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस बताओ प्लांट के किस पार्ट में होता है, क्या उसकी रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीव्स में होता है, क्या बताओगे? बताओगे लीव्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में क्या है? क्लोरोफिल है। अच्छा जी, फिर क्लोरोफिल क्या कर रहा है भाई? क्लोरोफिल क्या उखाड़ रहा है भाई? क्लोरोफिल सोलर एनर्जी लेके आ रहा है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो तुम कहो ना कि भाई रूट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या, स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है? भाई नहीं होता है। जिसके पास क्लोरोफिल होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अगर वो स्टेम ग्रीन है, स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, कुछ स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ होनी ज़रूरी है प्लांट में? बोलिए, क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। सनलाइट तो अपना प्राइमरी है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं होना है, बट उसको कैप्चर करने के लिए भी कोई चाहिए। कौन कैप्चर करेगा? क्लोरोफिल करेगा। क्या समझे कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, चलिए एक चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या होगा आगे? अब आगे ये जो सनलाइट यहाँ पे आई है बेटे, ये क्या करेगी? ये पानी को तोड़ देगी। सनलाइट का यूज़ किस में हुआ है? पानी को तोड़ने में हुआ है, वाटर को तोड़ देगी। इसको बोला जाता है बेटे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइट, क्या ऐड करना है बेटा? फोटो ऐड करना है, फोटोन, फोटो है ना, कोई भी लाइट से रिलेटेड चीज़ है, फोटो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ा इसने? पानी को तोड़ा। और बेटा पानी के टूटने से ही यहाँ पे क्या रिलीज हुई है? ऑक्सीजन रिलीज हुई है। पानी के टूटने से ही यहाँ पे क्या रिलीज हुई है? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन आई है, आज मेरे बच्चे जान ले, ये ऑक्सीजन वाटर से आई है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आई है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। पानी के टूटने से। किसको तोड़ा इसने? लाइट ने तोड़ा है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, तो इसके टूटने से यहाँ पे क्या रिलीज हुई है? ऑक्सीजन रिलीज हुई है। ठीक, क्या मैम आपने ऑक्सीजन तो बता दिया, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी बताओ? अरे ये किस लिए है? ये बोलेगी आजा मेरे पास आजा, इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगी भाई? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? रिडक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। या तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है या ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन को निकाल दो वहाँ से या ऑक्सीजन ऐड कर दो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन होगा और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। C6H12O6 यहाँ पे बना लेगा ग्लूकोज, ये बना लेगा यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है जी, ये इक्वेशन अपने दिमाग में बैठा लो। तुम देखो ना, इस इक्वेशन से तुमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कितनी सारी बातें जान ली हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया है तुम्हें? मैंने ये बताया है कि भाई फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कोई पिगमेंट चाहिए, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से कौन सा कलर आता है? ग्रीन।
तो जो जो तुम्हें ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं भाई, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो मैंने कहा पत्तियों में या कोई ग्रीन स्टेम है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, अब उस क्लोरोफिल ने क्या तबाही मचाई, उस क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी को इनकैप्चर कर लिया है, सोलर एनर्जी लेके आया है। अब उस सोलर एनर्जी ने क्या किया है, उस सोलर एनर्जी ने पानी का ब्रेक डाउन करवाया है, वहाँ से हमारी ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे समझ लिया ऑक्सीजन कहाँ से आई है, पानी से आई है, पानी के ब्रेकडाउन से आई है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है बेटे, रिडक्शन हुआ है। इसके रिडक्शन से क्या बना है, ग्लूकोज बना है। इसके रिडक्शन से क्या बना है बेटे, ग्लूकोज बना है। मेरे साथ साथ बोला करो, ठीक है। तो ग्लूकोज बन गया हमारा है। अब कई जगह हम स्टार्च भी लिख देते हैं ना, लो भाई स्टार्च बनता है, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है। अब तुम कहोगे मैम ये ग्लूकोज और स्टार्च क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च में क्या फ़र्क है। बेटा स्टार्च कुछ नहीं है, स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है। ग्लूकोज तो बेचारा, उसमें कितनी कार्बन है, C6H12O6 है ना। जब बहुत सारी ग्लूकोज को आप जोड़ दोगे, बहुत सारी, एक ग्लूकोज से थोड़ी काम चलने वाला है इसका, ऐसे बहुत सारी ग्लूकोज बनेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जब बहुत सारी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होती हैं तो उससे बनता है स्टार्च, ठीक है। तो यहाँ पे किसका सिंथेसिस होगा बेटे, स्टार्च का सिंथेसिस होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको, है ना। अब मेरे बच्चों को यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे बच्चे आराम से बता देंगे। अगर मैं मेरे बच्चों को पूछूंगी बताओ बेटा ऑक्सीजन कहाँ से आती है, CO2 से आती है, वाटर से आती है, मेरे बच्चे बता देंगे वाटर से आती है। अगर मैं पूछूंगी मेरे बच्चों ये बताओ सोलर एनर्जी को पकड़ के कौन लाता है, कैप्चर कौन करता है, मेरे बच्चे बता देंगे क्लोरोफिल लेके आता है मैम। अगर मैं मेरे बच्चों से पूछूंगी बेटा फोटोसिंथेसिस प्लांट के किन पार्ट्स में होता है, मेरे बच्चे बता देंगे मैम ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स में क्यों होता है, मेरे बच्चे बता देंगे क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल है, वही तो सनलाइट को लेके आ रहा है ना। चलिए अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या बताओगे, रिडक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, CO2 थी 12 हाइड्रोजन ऐड हो गई है, C6H12O6। तो मैंने क्या बताया मेरे बच्चों को कि ये लीव्स में होती है ना, लीव्स में। अब तुमसे ना खोल खोल के पूछेंगे, अच्छा लीव्स में होती है, लीव्स में कहाँ होती है बताना ज़रा, हम बता देंगे, इतना पढ़े हैं बता देंगे, क्या दिक्कत है ना। हमारी NCERT में सब दे रखा है, ये सब दे रखा है। ये पत्ती है बेटे हमारी, ठीक है, पता है थोड़ी सी गंदी बनी है, डायग्राम मेरे इतने अच्छे हैं नहीं बेटा, क्या करें। ये पत्ती है हमारी, जिसके अंदर फोटो सिंथेसिस होगा, है ना। ये पत्ती में, ये बीच में ये लंबी सी क्या दिखती है आपको, इसको क्या बोलते हैं, मिड में आ रही है ना, बीच में आ रही है, इसको मिड रिब बोल देते हैं, मिड रिब, है ना। ये क्या होती है, ये इसकी वीन्स होती हैं बेटे, क्या होती है, वीन्स। आप कहते हो हमारे भी तो होती है वीन्स, जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है ना, ब्लड लेके जा रहा है सारा, खाना पानी, इनका दाना पानी कौन लेके जा रहा है, वीन्स लेके जा रहा है, जाइलम है इसमें बहुत सारा। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अब इसका हम डाइसेक्शन करते हैं बेटा, ठीक है, लीव्स को अंदर तक खोजते हैं कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, कहाँ। तो इसका ना एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं हम, ठीक है, लीव का। ये डायग्राम आपकी NCERT में दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको।
ये इस प्रकार का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बेटा जी, सबसे ऊपर वाली जो इसकी लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो इसकी लेयर है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है बेटे, और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस जो है यहाँ पे है, एक छोटी सी वैक्सी लेयर होती है, छोटी सी मतलब एक पतली सी वैक्सी लेयर होती है, उसको बोला जाता है क्यूटिकल है। इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है क्यूटिकल की। कहोगे क्या करेगी क्यूटिकल? बेटा क्यूटिकल क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है यहाँ पे। अब तुम्हें पता है ना, अपने जो प्लांट है, प्लांट की जो पत्तियाँ हैं, दे आर वेल एक्सपोज्ड टू अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट से वेल एक्सपोज्ड है। तो पानी की बड़ी मारा मार है भाई, है ना। अभी हमारी तरह थोड़ी है कि प्यास लगी है, लो चलो पानी पी लो, है ना। तो बेटा पानी की बड़ी मारा मार है, तो वाटर लॉस को कम करती है जो क्यूटिकल होती है, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस। उसके बाद ये जो लंबी लंबी सेल्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये इन सेल्स को बोला जाता है बेटा मीजोफिल सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट बना रखे हैं ना मैंने, क्या है ये डॉट? ये बेटे हमारे क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ध्यान देना अभी यहाँ पे। अब तुमसे किसी ने पूछा कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स के अंदर, ग्रीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है भाई। लीव्स में कहाँ हो रहा है? तुम क्या बोलोगे? लीव्स में कुछ मीजोफिल सेल्स होती हैं। क्या बोला? लीव्स में मीजोफिल सेल्स होती हैं, और उन मीजोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब मेरे बच्चे आराम से बता देंगे कि जितना डिटेल में पूछ लो, जितना डीप में पूछ लो, हम बता सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ है? ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स में, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में, ठीक है जी। ग्रीन पार्ट बोले तो लीव्स में कहाँ? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो छोटे छोटे लगभग हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है बेटे? लोअर एपिडर्मिस है, नीचे वाली एपिडर्मिस है। यहाँ पे मैंने ये जगह छोड़ रखी है, थोड़ा एयर स्पेस छोड़ रखा है। क्या है यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ से? क्या आएगा यहाँ से? तुम नहीं जानते हो। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इन पोर के थ्रू क्या आएगी? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। क्या आएगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी समस्या है, ये भी बताना पड़ेगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर एनवायरनमेंट से किसके थ्रू आती है, किस स्ट्रक्चर के थ्रू आती है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है। मैंने बताया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा है। क्या है मीजोफिल सेल्स में? छोटे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं उसके अंदर। अब हमने क्वेश्चन कहाँ पे अटका दिया है? मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अटका दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से ले रहे हैं? कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? हमने तो कभी पौधों में हमारी तरह नाक नहीं देखी, नोस्ट्रिल्स नहीं देखी कि वो अंदर बाहर से गैसेस को अंदर ले लें। हमने कभी प्लांट्स के फेफड़े नहीं देखे। कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? कहाँ से आ रही है? चलो हम प्लांट्स की नाक के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ले रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सुनो, तो बेटा लीव्स में एक और स्ट्रक्चर है,
कितना पढ़ना पड़ता है रे बायो में, है ना। तो बेटे ये जो सुंदर सा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये हैं हमारे प्लांट्स के फेफड़े, ये हैं हमारे प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का स्थान, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने, स्टोमेटा बताया है। तो इस स्टोमेटा में ये दो बड़े तंदुरुस्त से तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं, ये दो जो सेल्स हैं, इनको हम बेटे गार्ड सेल्स बोला जाता है, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स हैं। किसको गार्ड कर रखा है इन्होंने, किसको गार्ड कर रखा है, ये बीच में देख रहे हो, ये जो ओपनिंग है, जहाँ से खुला हुआ है, इस ओपनिंग को गार्ड किया हुआ है। ये ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमेटल पोर। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर, ठीक है जी। और इस ओपनिंग के थ्रू बेटा, चौक ढूंढने में बड़ी मुश्किल आ रही है, इस ओपनिंग के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट से अंदर आएगी, ठीक है। और इसी ओपनिंग के थ्रू फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी है वो हमारे एनवायरनमेंट में बाहर जाएगी, समझे ना, समझे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ओपनिंग बना रखी है ना, ये यहाँ बड़े बड़े गार्ड सेल्स हैं। क्या हैं ये, बड़े बड़े गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के थ्रू ये जो बीच में पोर है, इस पोर के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है हमारे मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और इससे अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। इट्स सो इजी, ठीक है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे भाई लीव्स के अंदर हमने तो कभी भी देखा नहीं कि हमारी तरह फेफड़े हो, हमारी तरह नाक हो, कहाँ से ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, बता देना। उनके पास स्टोमेटा है भाई, उनके पास स्टोमेटा है, ठीक है। पानी का लॉस भी यहीं से होगा, पानी का लॉस भी यहीं से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, अंदर आ रही है यहीं से, ऑक्सीजन बाहर जा रही है यहीं से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। आई होप आ गई होगी मेरे बच्चों को समझ में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवा दूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं आती। अब तो मेरे सामने बैठे होते ना, तो तब तो मैं तुमसे देखो पूछ सकती थी, नहीं पढ़े थप्पड़ भी लगा सकती थी, अब क्या करें हैं। चलिए, मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है अभी तक बेटा मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। उसमें फिर मैंने तुम्हें बताया है फोटोसिंथेसिस, कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। फिर मैंने बताया है कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, हमारे प्लांट्स में। प्लांट्स के कौन से पार्ट में, ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में ऐसा क्या है, क्लोरोफिल है। क्या कर रहा है क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी को खींच के ला रहा है, ठीक है। फिर मैंने बताया है कि क्या बताया मैंने, फिर उसके बाद बताया है कि बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है आएगी किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। जान गए हो ना, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आ रही है, स्टोमेटा के थ्रू। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ रही है, वाटर के थ्रू। वाटर को तोड़ किसने दिया है, सनलाइट ने। उसके टूटने से क्या रिलीज हुई है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ गई है, CO2 के पास। CO2 ने क्या बना लिया है, ग्लूकोज बना ली है। बहुत सारे ग्लूकोज ने मिलके स्टार्च बना ली है। और क्या रिलीज हो गया वहाँ से, ऑक्सीजन रिलीज हो गया बाहर एनवायरनमेंट में, एयर को प्योरीफाई कर दिया है एकदम। फिर इतने से सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं भाई, इसको और डिटेल में बताओ। लीव्स में आखिर कहाँ, लीव्स में मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में कहाँ, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में। मीजोफिल सेल्स तक CO2 कहाँ से आई, स्टोमेटा से आई, ठीक है।
समझ में आ ही गया होगा अब तो, है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब तक तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ ही गया होगा। एक बार और हम जब अगली क्लास बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। आप भी इसके फेयर नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।